हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा था टाइम इन वर्क। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद मैंने किया था सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट की मैंने 3 वीडियो डाल दी थी आपके, तो वो आपने आई हो आपने देख ली होंगी। आज मैं आपके एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका नाम है आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन के चलते हुए आपके जो 10+2 के एग्ज़ाम थे, CHSL के जो एग्ज़ाम थे आपके, वो कुछ एग्ज़ाम तो आपके हो गए थे, या 4 या 5 सीटों में आपके एग्ज़ाम हो गए थे। बाकी सीटों के एग्ज़ाम आपके ड्यू रह गए थे। तो वो सीटों के एग्ज़ाम आपके 2 या ढाई महीने बाद आपकी डेट आ चुकी है। तो उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, और लोगों को देखना है इसको, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जैसे क्वेश्चन आते हैं CGL में या 10+2 में, जैसे क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, वैसे के वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो बेनिफिट तो आपको 100% होगा। बस आपको कंटिन्यू रहना है इस पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। पहला क्वेश्चन है, षटभुज के आकार के एक मैदान का क्षेत्रफल 2400√3 है, ठीक है, मीटर स्क्वायर के अंदर ये। तो 18.50 प्रति मीटर की दर से इसकी सभी तरफ बाढ़ कराने की लागत क्या होगी। देखिए, अगर मैं बात करूँ समषटभुज की, तो पहली बात तो समषटभुज होता क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये, समषटभुज होता क्या है। जैसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके अंदर आपको मैं 2-3 पॉइंट ऐसे समझाऊंगा ताकि आप नए क्वेश्चन ही बनेगा वो भी आप सोल्व कर पाओगे। जैसे मैंने बनाया है समषटभुज, इसको नाम दिया मैंने A, इसको नाम दिया मैंने B, इसको C, ये D हो गया और ये E हो गया, ये F, ठीक है। आपसे बोला है इसका जो क्षेत्रफल है, और इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। और वो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 2400√3, वो दे रखा है आपको 2400√3, ठीक है। तो √3 से आपका √3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 6 से कट जाएगा, कितनी बार ये 4 बार। और सोल्व करोगे आप लोग तो यहाँ से साइड का स्क्वायर जो आएगा आपका, वो आ जाएगा 1600। और इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो साइड आ जाएगी आपकी कितनी, 40। अगर आपकी साइड आ गई 40 और आपसे पूछा है इसके अंदर कि 18 रुपये 50 पैसे, ठीक है, इसकी दर से आपको क्या करना है, इसके चारों ओर बाड़ लगानी है। और बाड़ कैसे लगाएंगे आप लोग, अंदर तो लगा नहीं सकते आप, जैसे आपको चारों तरफ क्या करना है, इसके पेंट करना है, समझो आपको। अगर इसके चारों आपको पेंट करना है तो पेंट आप बाहर करोगे दीवारों पे, अंदर तो करोगे नहीं आप लोग, ठीक है। ओनली बाहर ही करना है आप लोगों को। और अगर आप उसको चारों तरफ इसके बाड़ लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है इसका, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, आपको पता है इसकी साइड्स कितनी है, 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड से इसकी। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 इंटू साइड। इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 6 इंटू साइड, ठीक है। साइड अपने पास आ चुकी है, ठीक है। साइड कितनी आई है, 40, ओके। तो पेरीमीटर निकाल लेंगे हम इसका, तो 6 इंटू साइड कितनी है, 40। और आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है। और 1 मीटर जो बाड़ लगाने का खर्चा है वो दे रखा है आपको 18.50 रुपये। तो आपको निकालना है इस पूरे मीटर की बाड़ पे कितना खर्चा आएगा। तो इसको गुणा कर देंगे हम 18 × 50 से। 18 × 50 से इसको हम गुणा करेंगे। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, इस पॉइंट को हटा के यहाँ बटे में 2 जीरो लगा दी मैंने। आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वरना आप पॉइंट से गुणा करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। मैंने पॉइंट को हटा दिया और 2 जीरो उसके बटे में लगा दी। आप 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट सकते हो। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू आ जाएगा 185, ठीक है। अब आपको गुणा करना है 24 को 185 से, ठीक है। अब देखिए गुणा कैसे करोगे आप लोग, देखिए इसको सोल्व करोगे आप लोग। एक काम करो, उसको कैसे लिख लो, एक काम करो, 185 इंटू कितना आया था, 24। अब गुणा करना है तो कैसे करोगे, 4 × 5 = 20, ठीक है। 2 बचेगा, 4 × 8 = 32 और 2 कितना हो गया, 34, ठीक है। और 2 × 5 = 10 और 4 कितना आ गया, 14। तो आपकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। तो आपको क्वेश्चन देखना है एक बार, आपका जो ऑप्शन है वो चेक करो आप लोग एक बार। आपके जो ऑप्शन है एक बार वो चेक करो आप लोग। आपके जो ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो ऑप्शन है आपका 440 5920 और सी ऑप्शन है आपका 5550 और 4 ऑप्शन है 5180। तो आपकी देखिए आपकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 और 4 आ रही है। तो आपको पूरा गुणा नहीं करना है, आपको अगर पूरा गुणा करोगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, इसकी लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। लास्ट की 2 डिजिट हैं वो आप लोगों को निकालनी है और आंसर टिक कर देना आपको।
तो आप सोल्व करोगे पूरा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4440, 4440 जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको वापस समझाता हूँ एक बार। क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको इसका दे रखा था एरिया। किसी भी सम षटभुज का एरिया जो होता है वो होता है 6 × √354 इंटू साइड का स्क्वायर, और वो आपको दे रखा है 2400 √3। मैंने √3 से √3 काट दिया और यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल ली मैंने 40। साइड की वैल्यू आपको 40 आ गई। आपसे पूछा है कि चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा कितना होगा, तो पहले निकालेंगे बाड़ है कितनी है, इसका जो पेरीमीटर है वो है कितना। तो पेरीमीटर मैंने निकाल लिया 6 × साइड, और साइड थी आपकी 40, और इसने बोला कि 1 मीटर जो बाड़ लगाने का खर्चा है वो है 18.50 रुपये। तो पूरी बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा, मैंने सोल्व कर लिया तो 4440 आ गया। तो ये तो इसका आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और समझा देता हूँ। अगर आपका नया क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बन सकता है, नया क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। अगर आपकी साइड आ गई 40, अगर आपकी साइड है ये 40, ये भी 40 है। अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन के अंदर कि इसके अंदर अगर मैं एक आयत बना दूँ, अगर इसके अंदर मैं एक आयत बना दूँ इस तरीके से, इसके अंदर मैं एक आयत बना दूँ, इसका नाम दूँ मैं BCEF। आपसे पूछ सकता है तो BC जो आयत बना है इसका क्षेत्रफल आप लोग निकालिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल के अंदर, इसमें ऐड नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ताकि आपके एक ही क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए अगर मैं इस पर लम्ब डाल दूँ, अगर मैं इसके सामने वाली साइड पर लम्ब डाल दूँ तो मुझे बताइए ये साइड और ये साइड बराबर है क्या। अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं, अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स क्या हैं आपकी इक्वल हैं, 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो ध्यान रखना इनका जो आपका लंब होगा, ठीक है, एल्टीट्यूड होगा, वो सामने वाली साइड को क्या करेगा, 2 इक्वली पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि ध्यान रखना ये होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, ये होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, जैसे दोनों साइड्स बराबर होती हैं तो वही तो उसका अल्टीट्यूड होता है, वही तो उसका अल्टीट्यूड होता है। ठीक है ना, वही इसकी क्या होती है, एक माध्यिका होती है, और वही उसका क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, वही इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, वो इसकी माध्यिका होती है, और वही इसका क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। तो आप लोग ध्यान रखना अगर ये इस पर एल्टीट्यूड है यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहा है, और ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि माध्यिका है ये, और साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब ये टोटल एंगल कितना होगा आपका, ये टोटल होगा आपका 120 डिग्री। समषटभुज के अंदर आप लोग कैसे निकालते हैं एंगल, n-2 × 180, ये होता है आपका टोटल एंगल निकालना। किसी भी आकृति का अगर आपको टोटल एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। अगर आपको एक एंगल निकालना है तो n का भाग कर देंगे। अब देखिए साइड्स कितनी आपकी 6, तो 6 - 2 × 180 करोगे आप लोग बटे 6, तो सोल्व कर लेना कितना आएगा, 6 से कट जाएगा 3 बार, ये आ जाएगा आपका 120। तो एक एंगल आपका 120 आ गया, और इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 60 और 60। ठीक है, अब देखिए ये 60 है और ये 90 है आपका, ये 60 है ये 90 है। तो मुझे आप लोग बताइए 90 के सामने अगर साइड आपकी 40 है तो 30 के सामने कितनी होती है आपकी, आधी होती है, जस्ट 20। कितनी होती है, 20। और 30 के सामने, अगर 30 के सामने साइड 20 है तो ध्यान रखना 60 के सामने क्या होता है, इसका √3 और गुणा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 20√3। अगर ये 20√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20√3, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या, ये टोटल साइड कितनी आएगी आपकी 40√3। ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया, बाकी आपको याद क्या रखना है इसके अंदर। देखिए ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि ये साइड आती कैसे है, बाकी आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए जैसे मैंने कहा कि ये 40 है और ये 40 है, तो आपको याद रखना है जब भी आप इस पर एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे पॉइंट से, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा ये कितनी होगी, 40√3 होगी। आपको ये याद रखना है। आया कैसे वो तो मैंने आपको यहाँ बेसिक में समझा दिया है, बाकी ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर ये 40 है, ये 40 है, तो ये हमेशा कितनी होगी, 40√3 होगी। और अगर ये आपकी 40√3 है और ये साइड तो आपको पता ही कितनी है, 40 है। क्यों, समषटभुज है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भी 40√3 है और ये भी कितना है, 40 है। और किसी आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू क्या होता है आपका, चौड़ाई। ठीक है ना, लेंथ इंटू हाइट बोल सकते हैं आप लोग। तो देखिए 40√3 इंटू आ जाएगा आपका 40, तो ये आ जाएगा 1600√3। तो ये इसका क्या आ गया, आपका एरिया आ गया। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, AFB का एरिया क्या होगा, तो भी आप लोग निकाल सकते हो।
तो कैसे निकालोगे, इसकी हाइट निकाल लेना आप लोग। हाइट कितनी है 20, इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू हाइट कितनी है 20 इंटू बेस कितना है 40√3। तो इस ट्रायंगल का एरिया भी आपको आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं। आपको इस क्वेश्चन को वो कैसे भी घुमा सकता है। आपको हमेशा हर चीज़ आपको याद रखनी है, हर पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अगर आप ऐसे याद पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नए क्वेश्चन बनेंगे तो भी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। जिससे मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन आपको समझा दिए थे। कैसे आपको समस्टिट्यूट के अंदर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, कैसे आपको उसके अंदर अगर आयत बनाते हैं उसका एरिया कैसे निकालना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पढ़िए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त में AD एक व्यास है, ठीक है, और AC क्या है, एक जीवा है। AC पर कोई बिंदु B इस प्रकार है कि OB बराबर 5 है और OBA बराबर कितना है 60 डिग्री है। अगर DOC बराबर 60 डिग्री है तो BC की लंबाई याद करिए। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है ये, O केंद्र वाले किसी वृत्त के अंदर, आपका ये O केंद्र वाला कोई एक वृत्त है, O केंद्र वाला कोई एक वृत्त है जिसके अंदर आपका AD व्यास है। AD क्या है, आपका व्यास है, आपका जो है ये AD क्या है, व्यास है। अगर ये AD व्यास है और साथ में इसने क्या बोला है कि AC पर कोई बिंदु B है, ठीक है ना, और AC क्या है, एक जीवा है। AC क्या है आपकी, एक जीवा है। तो AC हम क्या बना देते हैं, एक जीवा बना देते हैं यहाँ से। AC मैंने क्या बना दी, एक जीवा बना दी। ठीक है, AC मैंने एक जीवा बना दी। और क्या कर रहा है, AC पर कोई बिंदु क्या है, B है। AC पर कोई बिंदु क्या है, आपका B है। AC पर कोई बिंदु B है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि OB बराबर 5 है और ये सेंटर कितना है, इसका O है। तो OB बराबर कितना है, 5 है। OB कितना है, 5 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि OBA बराबर 60 डिग्री है। OBA ये आपका दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और DOC बराबर दे रखा है 60 डिग्री। DOC, तो DOC ये दे रखा आपको 60 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व कर पाओगे। देखिए आप तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग क्या निकालना है, आप लोगों को निकालना है BC की वैल्यू। आप लोगों को BC की वैल्यू निकालनी है और आप लोगों को OB की वैल्यू दे रखी है 5। देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को आप लोग। मुझे आप लोग बताइए, क्या ये रेडियस है क्या, ठीक है, ये रेडियस है आपकी, ये क्या है, इसकी रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो मुझे बताइए आप लोग, अगर ये 60 डिग्री है, पहली बात तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपका 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका, ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल होता है आपका 180 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये बचेगा 120। अगर ये 120 है तो मुझे बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने बचेंगे। ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि क्या है ये साइड और ये साइड बराबर है, इनके सामने के साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 120 है तो बचा कितना आपका 60 डिग्री, तो 60 को बराबर बांट दो, ये भी होगा 30 डिग्री, ये भी होगा आपका 30 डिग्री। अब देखना आप लोग, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 120, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। तो मुझे आप लोग बताइए ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 120। क्यों, स्ट्रेट लाइन है, ये 60 तो ये 120। अब ये 120, ये 30, 120 और 30 150, तो ये वाला एंगल कितना बचा आपका, ये वाला एंगल कितना बचा, ये बचा 30 डिग्री। अब देखना आप लोग, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी ट्रायंगल की, BCO की, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले ट्रायंगल की। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं, तो इनके सामने के साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि BC जो होगा वो बराबर होगा OB के। और आपको OB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो BC की वैल्यू कितनी देगी, 5। यही आपसे पूछा था, यही आपसे पूछा था इसके अंदर, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए क्या दे रखा था आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या किया कि AO
और OC दोनों क्या हैं, आपकी रेडियस हैं, और रेडियस है तो ध्यान करना ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये एंगल हमने निकाल लिया, ये 60 दे रखा तो ये 120 हो गया, ये 120 हुआ तो बचा कितना 60, तो 60 को इसमें और इसमें बराबर बांट दिया, ये भी 30-30 हो गया। ये आपको दे रखा है 60, तो ये कितना बचेगा 120, ये 120, ये 30, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री। अब दो एंगल बराबर हैं तो इनके सामने की साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। BC अगर 5 है तो OB भी कितना होगा 5 होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि OB 5 है तो BC भी कितना होगा 5 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। एक आसान क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, आसान भी है और एक अच्छा भी है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, A और B जो हैं एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B अकेले उसी काम के 33 सही 1/2% काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो A अकेले उसी काम के 4/15 काम को कितने दिन में करेगा। देखिए क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये। A प्लस B जो है आपका, A प्लस B जो है किसी काम को करते हैं 25 दिन में। A प्लस B जो है किसी काम को 25 दिन में करते हैं, और B जो है ना B जो है उसी काम के 33 सही 1/3% है वो। इसको सही कर लेना आप लोग, ये 33 सही 1/3 है, 1/2 नहीं है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3 काम को करता है वो 15 दिनों के अंदर। इस काम को करता है वो 15 दिन के अंदर, 15 दिन में करता है। यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/3 लिख सकता हूँ क्या, 1/3 इसका फ्रैक्शन 1/3 काम करता है 15 दिन में। तो मैंने आपको समझाया था कि यानी कि 3 में से 1 काम कर दिया, यानी कि जो 15 वैल्यू है ना वो 1 की वैल्यू है, और तो टोटल कितना है आपका 3। नीचे होता है हमेशा टोटल और ऊपर होता है हमेशा कितना काम उसने किया, कितना काम उसने किया। तो देखिए 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की कितनी आ गई 45, ठीक है ना। डायरेक्ट भी आप सब सोच सकते हो, 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की कितनी होगी 45। तो हम कह सकते हैं कि जो B जो है वो पूरे काम को करता है 45 दिन में। तो क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे इसका एलसीएम कितना आएगा। देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप लोग, तो 5 नाम 45 इंटू 50 25 यानी कि 5, ये आ जाएगा आपका। तो 25 नंबर 225 आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। इसमें भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, ये 9 बार, और 45 से भाग दोगे तो ये जाएगा आपका 4 5 20, 5 बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। तो मुझे बताइए A और B की टोटल एफिशिएंसी है 9, B की अकेले की 5 है, B की अकेले की 5 है, तो A की कितनी बचेगी 4, माइनस कर देंगे 9 में से। तो A की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, A की एफिशिएंसी 4 आ गई। और आपसे क्या पूछ रहा है ये कि A अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा। तो देखिए टोटल काम कितना है आपका 225 के 4/15 भाग कितना होगा। देखिए 15 नंबर 225 यानी कि 9 चौक 36 काम को कौन किससे करवाना है, A से करवाना है, तो 4 से भाग लगा देंगे तो कितना जाएगा 9। तो 9 दिन में कर देगा A, कौन कर देगा, A कर देगा। 9 दिन में क्या कर देगा, A कंप्लीट कर देगा उसी काम को, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्या समझाना आप लोगों को, आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखा करो, जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपको देता हूँ तो उसको वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश क्या करो। उससे क्या आपका खुद का दिमाग चलेगा, और आपको क्वेश्चन जब मैं करवाऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपसे हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप खुद करने की कोशिश करोगे पहले तो, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पढ़ लिए। देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है, बिंदु A से किसी वृत्त पर AB और AC क्या हैं, स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है ना। बिंदु A से क्या कह रहा है, बिंदु A से किसी वृत्त पर AB व AC स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। देखिए आपका एक सर्किल है, और ये बिंदु A है, ये बिंदु क्या है, A है। इससे मैंने क्या करा, AB व AC एक स्पर्श रेखा खींची, AB व AC क्या खींची मैंने, स्पर्श रेखा खींची। AB व AC मैंने क्या खींची, स्पर्श रेखा खींची। आगे क्या बोल रहा है,
अगर आपका बी ए सी 40 डिग्री है, बी ए सी ये एंगल आपका 40 डिग्री है, ये एंगल आपका 40 डिग्री है, जीवा सी पी का बी ए के समांतर खींची जाती है। देखिए जीवा जो बी ए है, बी ए जो है वो सी पी के समांतर, तो सी पी देखिए मैं ऐसे खींचता हूँ, ये क्या है आपका सी पी, इसको मैंने आगे बढ़ा लिया एक बार, ये क्या है इसके समांतर है, ये क्या है इसके समांतर है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्या बोला, सी बी पी का मान बताइए, सी बी और पी, यानी कि आपसे क्या पूछा है, सी बी और पी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखिए ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को आप लोग। देखिए मुझे आप लोग बताइए, क्या ए बी बराबर ए सी होगा क्या नहीं होगा, पहले तो ये बताइए। ए बी बराबर ए सी होगा, क्यों, क्योंकि क्या है ये टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाओं की लेंथ क्या होती है, हमेशा बराबर होती हैं। आपको पता होगा एक ही बिंदु से इस दो अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है सर्किल पर, तो दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर क्यों होती हैं ये मैं आपको ज्योमेट्री के अंदर पढ़ाऊंगा। और वैसे ज्योमेट्री के अंदर मैंने देखना आप लोग मेरी वीडियो, ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको ट्रायंगल चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार देखना, बहुत बेसिक से बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया है। अगर आपको पसंद आया तो आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। देखिए आपका टेंजेंट ए बी बराबर कितना हो गया, ए सी हो गया, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल, ये साइड बराबर है, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 40 है तो बचा कितना आपका 140 बचा आपका, तो 140 को हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड कर देंगे, तो ये भी 70, ये भी 70, ठीक है, ये 70 हो गया। अब मुझे आप लोग बताइए कि ये लाइन कौन सी लाइन, ए बी पैरेलल है किसके, पी सी के, तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर जेड बन रहा है, क्या एकांतर कोण बन रहा है, नहीं बन रहा, ये वाला ये बन रहा है आपका एकांतर कोण, ये क्या बन रहा है आपका एकांतर कोण बन रहा है। ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70, ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। अब मुझे आप लोग बताइए अगर ये वाला एंगल आपका 70 है, ये तो इसके बराबर हो गया, ये एंगल 70 है तो क्या ये भी 70 होगा क्या, क्यों होगा, क्योंकि ध्यान रखना स्पर्श रेखा द्वारा यानी कि एक जीवा द्वारा, ये जो जीवा है ना, जीवा द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट पे बना एंगल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। क्या समझा रहा हूँ मैं, जीवा, ये जीवा है आपकी, कोड और टेंजेंट के बीच में जो बना एंगल होता है वो ध्यान रखना अल्टरनेट सेगमेंट के बने एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये 70 तो ये भी 70। अब मुझे आप लोग बताइए ये 70 तो ये कितना बचा आपका 40 डिग्री, ये कितना बचा 40 डिग्री। तो यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है, अच्छा क्वेश्चन था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको क्या दिया हुआ था, आपको किसी बिंदु से एक सर्किल पर दो स्पर्श रेखा खींची मैंने, ठीक है ना, तो ये कितना था 40, तो स्पर्श रेखा बराबर होती है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, आमने सामने के बराबर होंगे, तो ये भी 70, ये भी 70। अब देखिए ये जो है आपकी क्या है, आपकी ये है एकांतर कोण, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये दोनों क्या है, आपकी लाइन है पैरेलल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट पर बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ मैं आपको सर्किल के अंदर पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 70 ये कितना बचा आपका 40, तो ये आपका कितना बचा 40। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 600 रुपये है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपये का आपको लॉस हुआ, तो हानि का परसेंट आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए आपको जो मार्केट प्राइस दे रखा है, यानी कि एमपी दे रखा है, वो दे रखा है आपको 300 रुपये, आपको दे रखा है 300 रुपये, ठीक है। आपको जो डिस्काउंट दिया है इस पर, आपको जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है 25%, आपको जो डिस्काउंट दिया है वो 25%, और डिस्काउंट देने के बाद जो उसको लॉस हुआ है वो हुआ है 30 रुपये का। डिस्काउंट देने के बाद उसे कितने का लॉस हुआ है, 30 रुपये का, और ये 600 रुपये है ना, इसको देख लेना आप लोग सही से एक बार, ये 600 रुपये। तो आप लोग मुझे बताइए मार्केट प्राइस पर अगर आप लोग डिस्काउंट देते हो, मार्केट पर अगर आप लोग डिस्काउंट दोगे 25% का, तो बेचोगे कितने पे, 75% पे बेचोगे, 75% पे बेचोगे, तो ये किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के। इतना आप लोगों को पता होगा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो देखिए
तो मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है 600, तो 600 का 75/100 यानी कि कह सकता हूँ मैं 3/4, तो वो कितना होगा 4 से काट देंगे, ये कितनी बार 15 बार 0, तो यानी कि सेलिंग प्राइस जो आपका आएगा, सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 450 रुपये। 450 रुपये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो आप लोग बताइए, अगर उसको 30 रुपये का लॉस हो रहा है, मुझे आप लोग बताइए, जैसे कि मैं एक दुकान पर गया, और मैंने दुकान से कहा, उसने दुकान वाले ने बताया कि चलो ये कितने की किताब है, उस पर जो प्रिंट लगी हुई थी, उस पर जो रेट प्रिंट थी वो थी 600 रुपये। उसने कहा, ग्राहक ने, अरे यार आप तो जानकार आदमी है तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो आप लोग। तो उसने जानकारी के चक्कर में उसको 25% का डिस्काउंट दे दिया, और जैसे उसने 25% का डिस्काउंट दिया, उसके जाने के बाद उसने काउंट किया, उसे लगा यार ये तो मेरी घर की लागत से भी कम हो गया, यानी कि मुझे तो लॉस हो गया। और लॉस कितने का हुआ 30 रुपये का। मुझे कितने का, भाई मैंने ख़रीदा कितने में था, मैंने कितने में ख़रीदा था, मैंने तो 450 + 30 इतने में ख़रीदा था उसको। मैंने तो उसको 480 में ख़रीदा था और 450 में बेच दिया, तभी तो 450 पे लॉस हुआ 30 रुपये का। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। फिर देखिए, आपको पता है कि लॉस कितना होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है आपका CP - SP। और अगर आपको SP दे रखा है, अगर आपको CP निकालना है तो क्या कर देंगे, लॉस + SP, या तो आप ऐसे लगा लो, वरना आप थोड़ा सा वैसे दिमाग लगा लो। तो सेलिंग प्राइस आपका 480 रुपये आ गया। तो मुझे बताइए उसको कितने का लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस 480 है, CP कितना है 480, सेलिंग प्राइस 450 रुपये, 30 रुपये का लॉस हुआ, 30 रुपये का लॉस हुआ। तो आपसे क्या पूछा है, हानि का परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालोगे, 30 रुपये का लॉस हुआ और कितने पे हुआ 480 पे, गुणा कर देंगे, 3 से कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा 16 बार, और 1/16 कितना होता है आपका, 1/16 होता है आपका 6.25%। ये फ्रैक्शन है जो आपको याद करने हैं, मैं आपको याद करवा दूंगा जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, अभी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर C आपका एकदम ठीक आंसर है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं। और बीच बीच के अंदर आप लोग कमेंट में बताते चला करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में, या फिर मेरा एक टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, तो वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हो, और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो हो जाएगा, अगर आप फॉर्मूले पे डिपेंड हो तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है, 12,000 रुपये की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से एक सही 1/4 वर्ष में पंचमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताइए। देखिए आपको दे रखा है प्रिंसिपल, आपको दे रखा है प्रिंसिपल, दे रखा है 12,000 रुपये, रेट आपको दे रखी है कितनी, रेट दे रखी है आपको 12%, टाइम आपको दे रखा है एक सही 1/4 वर्ष यानी कि 5/4 वर्ष, और आपसे क्या बोला है, इसको डिवाइड करना है 5 मंथली, और आपसे पूछा है CI और SI का डिफरेंस बोला है आपसे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप क्या करते हो, आपसे बोलता है कि हाफ ईयरली, आपसे हाफ ईयरली बोलता है, तो आप क्या करते हो, 12 महीने को यानी कि 1 साल को 2 भागों में बांट देते हो, 6 महीने 6 महीने, तो आपकी 2 साइकिल बन जाती है, 2 साइकिल बन जाती है। इसलिए आपका टाइम क्या होता है, उसको हम बोल देते हैं कि टाइम क्या हो गया, दुगना हो गया। आप क्या बोल देते हो कि टाइम क्या हो गया, दुगना हो गया। दुगना हुआ नहीं है, वो साइकिल 2 हो गई, इसलिए वो अलग अलग हो गया टाइम, ठीक है ना। और रेट क्या हो जाती है आपकी आधी, क्योंकि भाई पूरे साल की अगर रेट आपकी 12% है रेट, तो आधी जाएगी, अगर आधे उसको आधे भागों में बांटोगे तो, ठीक है ना, इस तरीके से। वैसे आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको रेट दे रखी है 12%, रेट आपको 12% दे रखी है, लेकिन आपसे हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं बोला है, आपसे तो 5 मंथ बोला है, आपसे तो 5 मंथ बोला है। तो आप लोग क्या करोगे इसके अंदर बताइए, आप लोग उसमें क्या करोगे, ये आप लोग मुझे बताइए। देखिए आप इसको एक काम करो, 5/12 से गुणा कर दो, आपको 12 को डिवाइड करना है 5वें भाग के अंदर, आपको डिवाइड करना है 5वें भाग के अंदर, इसलिए ठीक है ना। अलग अलग 12 को 5 टुकड़ों में तोड़ना है, तो टोटल कितना है 12, उसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो देखिए सोल्व करोगे तो कितना जाएगा 5, रेट आ गई आपकी 5%। और टाइम में क्या करना है आपको, आपने जैसे टाइम में क्या करते हो आप लोग, टाइम में जैसे आप रेट में 2 से भाग लगाते हो तो उसमें 2 से गुणा कर देते हो, वैसे देखिए आप लोग टाइम कितना है आपका 5/4 है। अगर आपने 5/12 को गुणा किया है
तो उसका उल्टा कर दो, इसका भाग लगा दो, यानी कि 12/5 कर दो। इसको सोल्व कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 3 बार। तो टाइम कितना आ गया आपका 3 साल। अब आपके पास रेट भी है, अब आपके पास रेट है 5%, टाइम है 3 साल। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास रेट और टाइम हो तो आप 2 चीज़ निकाल लिया करो, आप लोग 2 चीज़ निकाल लिया करो। एक तो SI परसेंट निकाल लिया करो, अगर SI पूछा है तो SI परसेंट निकाल लिया करो। तो SI परसेंट कितना होगा 15%, SI परसेंट कितना होगा 15%। और अगर आपसे CI परसेंटेज आपसे पूछे तो CI परसेंटेज कितना होगा 5 साल का, और 5% से 3 साल का कितना होता है 15.7625। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। 2 साल के 3 साल के आए कैसे वो तो आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आपको निकालना है, आपको 2 साल का निकालना है, 5% का आपको 2 साल से निकालना है। तो आप लगाते हो फॉर्मूला A+B AB/100 100 से लगाते हो, ठीक है ना। तो 2 साल से निकालोगे तो 5 + 5 + 5 × 5/100 सोल्व करोगे तो आएगा 10.25। ये 2 साल का है, आपको 1 साल और निकालना है तो फिर से लगा दो 10.25 + 5 + 10.25 × 5/100 सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 15.7625। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, वरना तो आपको चीज़ याद रहनी चाहिए, आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए रेट वाली, तो ठीक है ना। तो ये आ गया। अब आपसे बोला है डिफरेंस, तो इनका CI - SI इनका जो परसेंटेज डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 0.7625 क्या आ गया डिफरेंस आ गया परसेंटेज के अंदर। और अपन से क्या पूछा है, अपन से तो इसका डिफरेंस ही पूछा है। तो मुझे बताइए इसका अगर डिफरेंस ये है तो मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये का 0.7625 आप लोग निकाल लीजिए, इतना परसेंट निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो सोल्व कर लेना आप लोग, कितना आएगा आंसर बताइए। इस पॉइंट को हटा के मैं क्या कर दूंगा 4 0 लगा दूंगा यहाँ पे नीचे। 4 0 लगाया तो 3 0 तो ये अकेले खा जाएगा इसको, 4 में से 3 0 तो ये अकेले खा जाएगा। और सोल्व कर लेना इसको, तो 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 से कट जाएगा ये 3 बार, 1 0 25 5 125, 4 से कट जाएगा ये 3 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 5 15 और 3 3 9, तो 915। और आपका बटे में कितना है 10 है, तो 1 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो 91 पॉइंट पार्ट ये जो है आपका आंसर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये जो क्या आ गया आपका CI और SI का क्या आ गया आपका डिफरेंस आ गया, क्या आ गया डिफरेंस आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B एकदम सही है। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ मैंने सोल्व कैसे किया। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, रेट दे रखी है 12%, टाइम दे रखा है 5/60 साल। डिफरेंस पूछा है आपसे CI और SI का, तो आपको क्या करना है, आपको रेट निकालनी है पहले। तो रेट कैसे निकालोगे, रेट आपकी थी कितनी 12%, तो मैंने क्या किया आपसे बोला है 5 मंथली पूछा है, तो टोटल कितना है 12, टोटल 12 है। 5 मंथली पूछा है तो मैंने 5 मंथली निकाल लिया, कितनी रेट आ गई 5%। टाइम कैसे निकालते हो, टाइम आपका दे रखा है 5/4 साल, और रेट में आप गुणा करते हो, इसमें भाग दे दोगे तो 12/5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी कि 5/12 भाग से यहाँ गुणा किया है तो यहाँ 5/12 भाग से क्या कर दोगे भाग दोगे, तो ये उल्टा हो जाएगा 12/5, तो 3 साल आ गया। और रेट आ गई, टाइम आ गया, तो मैंने SI परसेंट निकाल लिया, CI परसेंट निकाल लिया, और इसका डिफरेंस आ गया आपका 0.7625। तो मैंने प्रिंसिपल का ये कितना निकाल लिया 0.7625% निकाल लिया, तो वो आपका डिफरेंस आ गया 91.5%, ठीक है ना रुपये। ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाया और छोड़ दिया आप लोगों को, इसका रिवीजन तो आपको करना ही है। रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। तो ध्यान रखना, आपका जो एग्जाम है CHSL वाला जो बच रहा है उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगा। 100% इसमें से आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किए होंगे तो आपको वो फटाफट कर पाओगे, बस वैल्यू चेंज होंगी, बाकी पैटर्न आपका ये रहने वाला है। ये भी TCS पैटर्न के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को मैं, TCS पैटर्न के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कोई अलग से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं TCS के अंदर ही। अब देखिए TCL अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक निश्चित दूरी की यात्रा करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरुआती बिंदु पर लौटता है। तो पूरी यात्रा में से 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए, टोटल दूरी बताइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है,
मैंने क्या माना, मैंने ये मान लिया ये डिस्टेंस आपकी, ये आपकी डिस्टेंस है, मैंने मान लिया इसको ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट, मैंने इसकी टोटल डिस्टेंस मान ली एक्स, टोटल डिस्टेंस एक्स मान ली। ये बोल रहा है कि ए जो है ना वो ऐसे गया, ए गया कैसे गया, इसको मान लेता हूँ पी, ए तो कोई पॉइंट है ए और वही पॉइंट है, पी कोई एक व्यक्ति था जो कि क्या गया ए से बी तक गया और उसकी जो क्या थी स्पीड थी वो थी 12 किलोमीटर पर हावर, 12 किलोमीटर पर हावर हो गई। लेकिन जब वो वापस आया, जब वो जैसे ही वापस आया तो उसकी स्पीड हो गई 9 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। तो मुझे आप लोग बताइए जाती टाइम उसकी डिस्टेंस कितनी थी, x बटे 12, टोटल डिस्टेंस कितनी थी x थी, यहाँ तक x थी, स्पीड कितनी है 12 प्लस फिर डिस्टेंस वापस आया तो वापस डिस्टेंस कितनी थी x और डिस्टेंस वो कितनी है इसकी स्पीड कितनी है 9 और टोटल टाइम इस ये क्या आएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है आपका, क्या होता है टाइम होता है। और टाइम आप लोगों को दे रखा है 2 सही 1/3 घंटे और ये टोटल टाइम है जाने का भी और आने का, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया। तो इसको लिख सकते हैं 7/3। सोल्व कर लेना, सोल्व कैसे करोगे, 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो मैंने क्या किया इसको 36 से गुणा कर दिया, मैंने इसको पूरे को 36 से गुणा कर दिया एलसीएम को। तो देखिए 12 दिया 36 तो दिया जाएगा 3x, ये बचेगा 4 बार 4x बराबर ये कितना कट जाएगा आपका 3 से कट जाएगा 12 बार, तो ये जाएगा 7 × 12, तो उसको लिख सकते हैं 7x बराबर आ जाएगा 7 × 12, 7 से 7 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो आंसर कितना आ गया 12। कितने लोगों का आंसर 12 है कितने लोगों का आंसर 12 आया होगा, मुझे पता है यहाँ पर कम से कम 50% लोग तो ऐसे होंगे जिनका आंसर 12 आएगा और वो टिक करके आगे चल देंगे। जैसे एग्जाम भरा होगे तो आप बोलोगे मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, मैं तो पूरे 25 के 25 करके आया हूँ, लेकिन 12 जैसे ही आपका आंसर क्या आएगी चेक करोगे अरे यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ध्यान रखना आपसे बोलिए कि उसके द्वारा तय की गई टोटल दूरी, तो मुझे आप लोग बताइए वो पहले यहाँ से यहाँ तक गया फिर वापस आया तो उसने डिस्टेंस कितनी की, x जाती टाइम और x आती टाइम, तो उसने टोटल डिस्टेंस की 2x, तो 2 × 12 करेंगे यानी कि 24। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की 24 किलोमीटर, उसने टोटल डिस्टेंस क्या की कवर की, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि ऐसे लेक्चर आपको और चाहिए, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जिसने अभी तक चैनल को नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है ना। इतनी मेहनत तो कर दिया अगर आप लोग मेरे लिए, मैं भी तो कर रहा हूँ ना आपके लिए मेहनत। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। देखिए कोट थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोट थीटा अपॉन 1 - साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान आप कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इसको क्या करो, आप लोग इसको चेंज कर लो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको वैसे वैसे रहने दो 1 - साइन थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, इसको आप साइन और कोस में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1 + साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बनेगा, ठीक है ना। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करोगे 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 + साइन थीटा। बाकी आप लोगों को है ना ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस आपकी इतनी हो जानी चाहिए कि आपको मतलब देखते पता लग जाएगा इसमें क्या है इसका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए अब इस कोस थीटा को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो क्या जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये 1 - साइन और ये 1 + साइन क्या हो जाएगा कोस का थीटा हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस का थीटा से कोस का कट जाएगा, कितना बचेगा 1 साइन थीटा यानी कि कोसेक थीटा। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। और अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको आप बोलोगे कि सर थीटा बराबर 45 मान लो। अगर आपने थीटा एंगल 45 मान लिया तो आपका एंगल एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आपका दोनों सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि दोनों का मान 45 डिग्री पे क्या होता है बराबर होता है। अगर आपको एंगल ही रखना है तो आप एंगल को 45 मत मानो, आप एंगल को एक काम करो आप लोग क्या मान लो
30 डिग्री मान लो। कितना मान लो? 30 डिग्री। अगर आप इसको 30 डिग्री मानोगे तो मुझे बताइए कोट 30 का मान कितना होता है? √3। और 1 माइनस साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है? 1/2। और सेक थीटा का मान कितना होता है? सेक 30 कितना होता है बताइए मुझे आप लोग? 2/√3। और टेन 30 कितना होता है? 1/3 √3। सोल्व कर लेना। √3 ये बचेगा 1/2 इंटू ये कितना आएगा? 3/√3। सोल्व करोगे तो देखिए ये 3 ऊपर जाएगा तो ये कट जाएंगे आपस में, तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। तो कौन से ऑप्शन में 2 रखने पर आंसर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ए। ऑप्शन नंबर ए, कोसेक थीटा। कोसेक आप जैसे ही 30 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है ना। तो इस तरह के आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर आप चेक कर लिया करो कहीं थीटा का मान 45 रखने पर 2 ऑप्शन सेम तो नहीं हो रहे, वरना आप क्या करोगे? सोल्व कर लोगे, टाइम भी लग जाएगा, फिर आप चेक करोगे यार गलत रख लिया, फिर थीटा रखोगे, फिर 60 रखोगे। इससे बढ़िया है आप प्रैक्टिस करो और आपको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू कहाँ पर रखनी है। ठीक है ना। ऐसे नहीं तुक्का लगा रहे हो, देखा 45 आसान होता है, वैल्यू आपको याद रहती है, आपने तुरंत लगा दिया, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जितना पढ़ा रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहना, कमेंट और लाइक तो अभी कर दिया करो आप लोग, जैसे आप देख रहे हो तो लाइक तो कर दिया करो आप लोग, है ना। लाइक में तो आप कंजूसी मत किया करो। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। और थोड़ा कैलकुलेटिव भी है और एक अच्छा कंसेप्ट भी है इसके अंदर। देखिए पढ़िए, 3 संख्याएं हैं, अगर उसमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 177, 163 और 138 योगफल आएंगे। ठीक है। दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का औसत कितना होगा? क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है मैंने 3 संख्याएं मान ली ए, बी और सी। मैंने 3 संख्याएं मान ली ए, बी, सी। ये क्या कह रहा है? 2 संख्याओं के औसत में तीसरी संख्या को जोड़ते हैं। तो देखिए मैंने इन 2 संख्या को लिया a + b/2, इनका औसत हो गया। इसके अंदर मैंने तीसरी संख्या जोड़ी तो आपका जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 177। वैसे ही मैंने 2 संख्या ली b और c, अगर मैं b और c लूँगा तो b + c/2 और तीसरी संख्या कौन सी बची? a। जैसे मैं इसके एवरेज में जोड़ूंगा तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 163। वैसे ही देखिए अगर मैं बात करूं a + c की, a + c का एवरेज लूं और उसके अंदर मैं बची हुई संख्या यानी b जोड़ूं, आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 138। ये आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे आप लोग, इसको सोल्व कैसे करोगे? मैंने क्या किया देखिए, मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया। 2 से गुणा कर दोगे आप लोग तो देखिए क्या बचेगा? 2 से जैसे गुणा करोगे आप लोग तो यहाँ से तो हट जाएगा ये क्या बचेगा? ओनली a + b + 2c और बराबर हो जाएगा 2 × 177। ऐसा नहीं गुणा कर दो, गुणा मत करना, ऐसे रहना इसको, देखना भी कितना फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही मैंने इसको लिख दिया b + c + 2a बराबर आ जाएगा 2 × 163। वैसे ही मैंने इसको लिख दिया a + c + 2b बराबर आ जाएगा आपका 2 × 138। अब क्या करो, इनको जोड़ दो आप लोग, इसको जोड़ोगे तो मुझे बताइए a 2a और a कितनी बार आएगा? 4। ऐसे b भी कितनी बार आएगा? 4 बार। तो चारों कितनी बार आएंगे? a + b + c। मैंने 4 पहले ही कॉमन ले लिया, इधर से मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लोगे फिर इनको जोड़ोगे आप लोग, कितना आएगा? 7 और 3 10 और 8 18, एक बचेगा 8 और 6 14 और 3 17। ठीक है ना। 1 2 3 4, ये आ जाएगा 478। 2 से कट जाएगा ये 2 बार और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार? 2 2 3 6 239 बार। तो आपकी वैल्यू आ गई a + b + c की वैल्यू आ गई 239। अब आपसे क्या बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज निकालना है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालेंगे पहली बात तो कैसे निकालोगे? देखिए आपको निकालनी है, जैसे आपको कोई से a निकालना है, ठीक है ना। तो एक काम करो आप लोग, a + b + c की वैल्यू रख दो फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट इक्वेशन आप जैसे रखोगे तो मुझे आप लोग बताइए इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो देखिए इसमें यहाँ रखोगे आप लोग तो देखिए a + b + c और एक c आपसे बच जाएगा, बराबर कितना आएगा? ये इसको गुणा कर लो आप, 2 × 14, ठीक है ना। और 2 × 14 और 1 15, 2 1 9, ये जगह 354, सही है ना। 2 × 14 1, 2 × 14 1 15, ठीक है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है क्या? इसकी वैल्यू कितनी है? 239 है। तो मुझे बताइए यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 354 में से माइनस कर देंगे 239,
239 जैसे माइनस करोगे आप लोग तो आपका सी का जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी 14% हो गए तो 5, और 4 में से 3 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1, ये जाएगी आपकी 115। ठीक है ना, 115 आ जाएगी। ओके, वैसे आप लोग क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से रखोगे तो आपकी जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए a की वैल्यू कैसे आएगी, इसको गुणा करोगे 2 3 6, 2 6 की 12, और 2 एकम 2 3, इसमें से माइनस कर दो कितना 239, सॉरी इसको इस साइड ले जाओगे ना आप लोग, है ना, कुछ गलती कर दी क्या मैंने गुणा करने के अंदर, 2 3 6, 2 6 की 12, 3 26 बचेगा ये, हाँ सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये गलती किया था। तो ये कितने माइनस कितने करने हैं आपको माइनस करने हैं 239, 239 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गए तो 7 बचेगा आपका, और ये बचेगा 11, 11 में से 3 में से करोगे 8, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 87, कितना बचेगा 87। वैसे यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ रखोगे आप लोग, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा b बचेगा, एक एक्स्ट्रा b बचेगा, तो यहाँ से आप लोग b की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 2 × 16, 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 3, इसमें से माइनस कर देना 239, तो आपकी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 9 गए तो 7 बचेंगे, और ये 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 3, 37। अब मुझे आप लोग बताइए, आपकी a की वैल्यू है 115, सॉरी c की वैल्यू 115 है, b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 87 है, और b की वैल्यू कितनी है 37। तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, c है, सबसे बड़ी तो कौन सी है, c है, कितनी है 115। और छोटी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है आपकी b 37। इनका एवरेज निकालना है, इनका एवरेज निकालोगे तो देखिए b प्लस सी बाई 2 कर देंगे आप लोग, कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 2, ठीक है ना, 3 4 5 बटे 2, 2 संते 14, 1 2 6 12, तो 76 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी भी था, तो वापिस समझा देता हूँ। उसने क्या बोला है, दो संख्याओं के एवरेज में अगर हम तीसरी संख्या जोड़ें तो आता है 177, 163, 138। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से जैसे ही गुणा कर दिया तो जैसे a प्लस बी बचेगा, यहाँ बचेगा 2c, और यहाँ बचेगा 2 × 177। वैसे मैंने ये इक्वेशन बना ली, ये बना ली, तीनों को जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 239, ठीक है ना, 239 आ गई। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, a प्लस बी प्लस सी, मैंने c को अलग अलग कर लिया, c प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो कितनी है 239, ओनली c बचेगा, तो c बचेगा, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें इस वैल्यू में से हम इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा c, वैसे b आ जाएगा, वैसे a आ जाएगा, फिर एवरेज निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग रिविजन जरूर करना है इसका, ठीक है ना। तो इसको मेरा बता देता हूँ एक बार, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार लिख देना कमेंट के अंदर, ठीक है ना। एक मिनट, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है और एक आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग उसको एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करना है अगला आप लोग, ठीक है। तो पढ़िए, थोड़ी सी क्या बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई तो मैं सही कर लग गया था, ठीक है। तो पढ़िए, देखिए आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 7, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 7, और आपको दे रखा है एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 10, एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है। आपसे बोला है कि 1/x³ प्लस 1/y³ की वैल्यू बताइए कितनी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे, इसमें तो आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, क्या वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। इसको अगर आप x को 5 मान लो तो y कितनी जाएगी 2, और दोनों का गुणा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो एक काम करो, 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का क्यूब 108, तो सोल्व करना 125 करोगे आप तो यह जाएगा का 0.008, इसको करोगे तो कितना आएगा, यह जाएगा 0.125, ठीक है ना। जोड़ोगे कितना आएगा, 8 और 5 13, 3
और ये जगह 1। पॉइंट 133 आ रहा है कहीं आंसर? तो पॉइंट 133 आपका आंसर आ रहा है कौन सा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो भी आसान है। कैसे आसान है? आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy और x प्लस वाई। आई होप आपको आता होगा, और नहीं आता है तो आप याद रख लो। और आप एसएससी तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 माइनस 3 इंटू एक्स वाई कितना है आपका? 10। तो ये जाएगा 30 इंटू 7। सोल्व कर लेना आप लोग। 343 इंटू 210, तो कितना आएगा? ये माइनस है ना, ये जगह 3, 4 में से गया 3, ये जगह 133। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब। तो एक काम कर लो, इसको सोल्व कर लो आगे। x क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे x क्यूब वाई क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी है? 133। और x क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू कितनी रखी है आपको? x वाई की 10 है, तो x क्यूब वाई क्यूब कितना देगी? 1000। वही 0.133 आंसर तो वही आएगा, ठीक है ना। कैसे भी कर लेना आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई समझाने की जरूरत है भी नहीं। जिस क्वेश्चन में मेरे को लगेगा कि समझाना चाहिए तो मैं समझा दूंगा अपना आप, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको लगता है कि और समझाना है तो आप मुझे कमेंट में कर दिया करो, मैं अगली वीडियो के अंदर फिर से आपको बता दूँगा कोई टॉपिक अगर रह जाता है आपका तो, ठीक है ना। गॉट इट। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में आता है, रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, 10+2 का सीजल मेंस में, प्री में, सीपीओ में, राजस्थान की पटवारी, स्टेट लेवल के पुलिस वाले एग्जाम, सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है आपका। और अच्छा क्वेश्चन भी है, बेसिक क्वेश्चन भी है, और आपको आना भी चाहिए। लेकिन आपको उसको फास्ट कैसे कर पाओगे, ये जरूर आना चाहिए आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन तो सबको आता ही आता है। देखिए क्या कर रहा है, एक आदमी जो है अपनी आय का 72% खर्च करता है। अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है और उसका खर्चा भी क्या बढ़ जाता है? 25% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने % की बढ़ोतरी या कमी करें, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है, देखिए एक आदमी है, उसकी इनकम मान लेता हूँ मैं, उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, और उसकी सेविंग। ये उसकी इनकम है, ये उसका खर्चा है, ये उसकी क्या है? बचत है, ये उसकी क्या है? आय है, ठीक है। अगर मैं इनकम को 100 रुपये मान लूँ, अगर मैं इनकम को 100 रुपये मान लूँ, आगे क्या बोल रहा है ये? वह अपनी आय का 72% तो खर्च कर देता है। अगर मैंने इनकम 100 रुपये मानी है तो इसका 72% भी 72 ही होगा। तो 72% अगर वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना? वो सेविंग कितनी कर रहा है? तो आप बोलोगे कि सेविंग बच रही है 28। सेविंग कितनी कर रहा है? वो 28 कर रहा है। अब क्या कर रहा है, यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है, यदि आय उसकी 28%, तो 100 का 28% कितना होगा? 28 ही होगा। 28% निकालोगे तो कितना जाएगा? 128। अब कितना आ गया? 28% बढ़ गया ना ये, तो 128 हो गया। तो आगे क्या बोल रहा है, तो उससे क्या होता है? उसका खर्च भी 25% बढ़ जाता है। उसका जो खर्चा है वो 25% बढ़ जाता है। और 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। और 1/4 का मतलब है कि टोटल 4 था, 4 में से 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया? 5 हो गया। क्या हम कह सकते हैं क्या ये वैल्यू जो है आपकी, ये वैल्यू कितने की है? 4 की है। तो 1 बढ़ गया आपका, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, कितना बढ़ेगा? ये बढ़ जाएगा आपका, 4 से काटोगे कितनी बार बढ़ेगा? ये 4 तिया 4 एकम 4, 18 बार, सॉरी 18 बढ़ जाएगा। तो 18 अगर लोग बढ़ा दोगे इसके अंदर, तो मुझे बताइए ये कितना जाएगा आपका? जैसे आप लोग इसके अंदर 18 प्लस कर दोगे, मैंने क्या किया है, इसका 25% क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। 25% मैंने इंक्रीज़ कर दिया। तो मुझे आप लोग बताइए, जैसे ही आप 25% इंक्रीज़ करोगे तो इसका 25% निकाला, 72 कितना है? 18। और 18 बढ़ाते ही ये कितना हो जाएगा आपका? 90। ये कितना हो जाएगा? 90। तो मुझे बताइए उसकी सेविंग पे क्या असर पड़ेगा? तो मुझे बताइए इनकम कितनी हो गई? 128, और खर्चा कर रहा है इतना, तो सेविंग कितनी बची? सेविंग कितनी मुझे बताइए? 28 और 10, 38 बची क्या सेविंग? 38 बची। तो कितने का डिफरेंस आया? 10 का। यानी कि पहले 28 थी, अब सेविंग हो गई 38। तो कितनी सेविंग बढ़ गई? 10 बढ़ गई क्या? 10 बढ़ गई, और किस पे बढ़ी? 28 पे। इंटू कर दोगे 100 से, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4 7 28,
और 4 से कट जाएगा ये 25 बार, यानी कि 250/7। सोल्व करोगे तो 7 या 21 आएगा आपका, 21 कितना बचेगा, 4 7 7 49 1, और यह जगह आपका 21, ये आएगा 7 5 35, 7 5 35, 5 बचेगा 7 7 49, तो 35.7 क्या जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा किसमें, सेविंग के अंदर। तो सेविंग कितनी बढ़ गई आपकी, 35.7 आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, एलिगेशन से, बहुत फास्ट कर पाएंगे उसको हम बहुत फास्ट कर पाएंगे। कैसे, देखिए मुझे आप लोग बताइए, जब भी आप लोग एलिगेशन की बात करते हो, एलिगेशन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, एलिगेशन की अगर हम बात करें तो मुझे आप लोग बताइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर, क्या लिखेंगे, खर्चा कितना हुआ, उसकी सेविंग कितनी है, और बीच में लिखेंगे उसकी इनकम, बीच में क्या लिखेंगे, इनकम। यानी कि हम क्या करेंगे, उसका खर्चा कितना बढ़ा, सेविंग कितनी बढ़ी, और इनकम कितनी बढ़ी, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करूँ तो मुझे आप लोग बताइए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको दे रखा है, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। तो मुझे आप लोग बताइए, अगर वो 72% खर्च कर रहा है, 72% अगर खर्च कर रहा है, देखिए 72% खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी होगी इसकी बताइए, 28%। तो एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो कितना आ गया, ये कट जाएगा कितनी बार, ये कटेगा आपसे कितनी बार, 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, यानी कि 18 चौक 72, 4 से कट जाएगा 7 बार, 18:7 जो है वो आपका आ गया, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया। ये रेशियो आया, ये बड़ी नहीं है, एलिगेशन में हमेशा वो रखेंगे, ये कितनी बड़ी, ये कितनी बड़ी, और ये कितनी बड़ी। अब देखिए, अब इसने क्या बोला है कि अगर उसकी आय 28% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 25% बढ़ जाता है, अगर उसका खर्चा 25% बढ़ गया, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, अगर उसका खर्चा 25% बढ़ गया और सेविंग हमें नहीं पता, सेविंग कितनी बढ़ी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें बोला है कि उसकी जो इनकम है, इनकम जो है वो 28% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 28%। तो इनकम का लिखेंगे बढ़ी हुई बीच में, और इनका जो रेशियो आता है वो हमें पता है कि 18:7 है, 18:7 है, ये हमने निकाल लिया है उसे, ये हमने निकाल लिया था, कहाँ से निकाला था हमने, इस तरीके से, भाई 72 खर्च करता है वो, तो सेविंग कितनी हुई, ये हमने क्या कर दिया, इनका रेशियो निकाल लिया, इनका रेशियो अपने पास है। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी 3। अब मुझे बताइए 3 वैल्यू जो है वो 7 की है, 3 वैल्यू जो है वो 7 की है, हमें तो 18 की वैल्यू चाहिए, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 18 की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 54/7, 54/7, 54/7 लिखोगे, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 8 56, तो नहीं जाएगा, 7 7 49, 49 बचेगा क्या, 5 बचेगा, 5, तो 7 7 49, ठीक है ना, ये बचेगा, तो 7.7 आ गया लगभग। अब मुझे बताइए, अगर आपने इसमें से इसको माइनस किया है तो ध्यान रखना अगली बार इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एलिगेशन आपने पता होगा आप लोगों को, तो इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 35.5% क्या हो गई, इसकी सेविंग इंक्रीज हो गई। तो आप लोग इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, गॉट इट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो रिवीजन कर लेना, एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, और भी समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। टाइम लगेगा भाई सीखने में, जिसको अगर कोई नया बंदा है यहाँ पर सीखने वाला तो उसको तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अगर आपका 10+2 एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो इतना तो मैं जानता हूँ कि आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होगा और आपको ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप लोग पढ़ सकते हो सब लोग। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आ रहा है, टीसीएस पैटर्न में तो ये क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आपके तो ये एग्जाम में मान के चलो ये क्वेश्चन तो आपके 100% आएगा, इसकी तो मैं 100% कर ले सकता हूँ। ये तो आपका एचजीटी क्वेश्चन आएगा, वैल्यू चेंज होंगी, बाकी यही क्वेश्चन आने वाला है आपका। अगर 9 अंकों की संख्या जो है, अगर 9 अंकों की संख्या दे रखी है आपको, देखिए क्या दे रखी है, 4 3 x 11 45 y और 2, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि ये 88 से डिवाइडेड है, ये 88 से डिवाइडेड है, और इसने एक कंडीशन और दी है कि y का मिनिमम मान लेना है आपको, y का जो मान है वो मिनिमम लेना है आपको, ठीक है।
अगर ये 88 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 11 से भी डिवाइड है और ये 8 से भी डिवाइड है। ये 11 से भी डिवाइड है और 8 से भी डिवाइड है। तो सबसे पहले तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही आप लोग y का मान 1 रखोगे, यहाँ पर y का मान जैसे ही आप लोग 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 512। और आपको पता है 512 8 का क्यूब होता है, और 8 का क्यूब होता है, इसका मतलब वो 8 से क्या है, डिवाइडेड है। और डिवाइडेड है तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू 1 आ गई। y की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई तो मुझे आप लोग बताइए, आपको निकालना है x की वैल्यू। और आपको पता है ये किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ, देखिए डिफरेंस निकालता हूँ मैं, 4 5 और 5 10 और 2 12, 12 प्लस x। अगर मैं बात करूँ 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 1 9, माइनस कर देंगे 9, ठीक है। सोल्व करोगे कितना आएगा, ये x प्लस 3, x प्लस 3 आ गया। मैंने क्या कहा, ये या तो इनका डिफरेंस होना चाहिए कितना, 0, या फिर ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल क्या करेंगे, x का मान कितना होगा, 8, तभी तो होगा ना 11, तभी 11 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 3x माइनस 2y। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, 3 इंटू 8, 8 इंटू 2 इंटू 1, सोल्व कर लेना। तो 24 माइनस 2 यानी कि 22 आपका आंसर आ जाएगा। 22 आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना है आपका, ए ऑप्शन है। एक चीज़ मैं आपको ए सिखा देता हूँ, जैसे आपको पता है मैंने लिखा है यहाँ पर 5y2। तो आप एक काम करना आप लोग, जैसे आपको पता है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कितना 484, क्या ये 8 से डिविजिबल है क्या ये 8 से डिविजिबल है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। देखिए इसका तरीका चेक करने का क्या होता है, 8 से डिविजिबल का रूल चेक करने का तरीका क्या होता है, या तो हम चेक करते हैं कि 3 संख्या जो है लास्ट की 3 डिजिट होती है, उनमें 8 का भाग लगा कर देखते हैं कि भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। या फिर तरीका क्या होता है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या ले लो, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट ही ले लो आप लोग, और उसके अंदर भाग लगाओ आप लोग। अगर यहाँ पर सम संख्या है, अगर यहाँ पर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो एक काम क्या करो आप लोग, लास्ट की 2 डिजिट के अंदर ही भाग दिया करो। अगर 2 डिजिट में भाग जा रहा है तो 8 से डिविजिबल है, वरना तो नहीं है। क्या इन 2 डिजिट में भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो नहीं है। वैसे मैं ले लूँ 488, क्या 2 डिजिट में भाग जा रहा है क्या, तो ये क्या है, 8 से क्या है, ये डिविजिबल है। अगर मैं बात करूँ 648 की बात करूँ, या क्या है, इवन नंबर है, ये सम संख्या है, क्या 2 में भाग जा रहा है क्या, 2 संख्याओं में जा रहा है 8 का, तो ये 8 से क्या है, डिविजिबल है, ठीक है ना। लेकिन ये तो बात थी इवन नंबर की। अगर आपसे विषम संख्याएं पूछ रहे, अगर आपसे विषम संख्याएं पूछ रहे, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ से 512, अगर आपसे लिखा 512, ठीक है, तो मुझे बताइए, आपको अब भी 2 डिजिट में ही देखना है, अब भी आपको 2 डिजिट में ही देखना है, लेकिन आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको +4 कर देना है। लास्ट की 2 डिजिट का अंदर आपको +4 करके फिर चेक करना है कि 8 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जैसे 12 था, अगर यहाँ विषम संख्या है तब बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ विषम संख्या आएगी तो आपकी लास्ट की 2 डिजिट हैं, उसमें 4 जोड़ दो। जैसे मैंने 12 और 4 16 जोड़ा, क्या 16 में 8 का भाग जा रहा है क्या, तो आप होके जा रहा है। तो ध्यान करना, ये 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जैसे मैंने भाग दिया ये, ठीक है, 344, तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये ओड नंबर है, यहाँ पर कितना है, ये ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। जैसे विषम संख्या है तो आप क्या करोगे, इस 44 में भाग नहीं दोगे, इसमें आप क्या करोगे, 4 ऐड करोगे पहले। तो अगर आपने 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 48। क्या 48 में 8 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, 6 बार जा रहा है। तो ध्यान करना, 348 क्या होगा, 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, 8 से क्या जाएगा, इसमें भाग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका डिविजिबल रूप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और शेयर तो कर देना आप लोग, कंजूसी करना मत बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आगे होगा, मैं अभी आपके लिए हट जाता हूँ एक बार थोड़ा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4360 रुपये की राशि को 3:4:5:5
8 के अनुपात में ABCD के बीच बांटा जाना था, लेकिन गलती से हुआ क्या कि 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8 के अनुपात में बांट दिया गया। तो नतीजा क्या हुआ ये आप लोगों को निकालना है। देखिए वैसे तो आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी भी है कह सकते हैं। आपको जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है 4,360 रुपये। आपको जो अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 4,360 रुपये। इसको आपको डिवाइड करना था किसके अंदर, 3:4:5:8 के अंदर, इसमें डिवाइड करना था। सही रेशियो इसमें डिवाइड करना था, लेकिन इसने क्या करा, गलती से इसने डिवाइड कर दिया किसमें, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/8। ठीक है ना, इसमें उसने डिवाइड कर दिया। तो इसको ये तो सिंप्लीफाई कर लो पहले तो रेशियो को। हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे किससे, इसको हम गुणा कर देंगे कितने से करेंगे बताइए, 8 या 24 5 120, 120 से गुणा कर दो उसको। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको 120 से गुणा कर दिया। तो ये कितना आएगा 40, ये जाएगा 30, यह जाएगा 24 और यह जाएगा कितना 8 × 4 15। तो ये रेशियो आ गया इसका। आपको इस रेशियो में बांटना था, आपने गलती से इस रेशियो में बांट दिया। देखिए एक तो तरीका क्या है आपका, एक तो तरीका है कि आप जैसे 4,360 जो वैल्यू है, 4,360 वैल्यू जो है इनकी टोटल वैल्यू 8 और 5 13, 50 17 और 3 20। तो आप एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 218। यानी कि जो आपकी जो एक की वैल्यू आ गई वो आ गई 218। एक की वैल्यू कितनी आ गई 218। वैसे आप लोग यहाँ निकाल लो, यहाँ निकालोगे तो कितना आएगा 40 और 70, 70 और 20 90 100 109, कितना जाएगा 109। इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 109 और 109 की वैल्यू दे रखी है आपको 4,360। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से गुणा करोगे आप लोग उसको, 4,360 है यार ये, है ना। तो 4 से गुणा करोगे आप लोग तो 4 नाम 36, यानी कि 40 से कर देंगे गुणा इसको। कितने से कर देंगे 40 से आ जाएगी, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब एक तो तरीका ये है कि आप एक काम करो, 218 × 3 करो, 218 × 4 करो, 218 × 5 करो, 218 × 8 करो। वैसे 40 × 40 30 ऐसे करो, सबकी अलग वैल्यू निकालो, फिर उनका डिफरेंस देखो किस में अधिक आ रहा है किसका ज़्यादा आ रहा है। या फिर आप एक काम करो, ऑप्शन देख लो इसके। आप ऑप्शन देखोगे तो मुझे देखिए आपने सबसे ज़्यादा वैल्यू रखी है डी की, डी को 1,144 रुपये कम मिले। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको, जो डिफरेंस आ रहा है वो किसके आ रहा है, डी के आ रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर डी को सबसे ज़्यादा मिल रहा था क्या, यहाँ पर डी को सबसे ज़्यादा मिल रहा था और आप देखोगे कि यहाँ पर डी को सबसे कम मिल रहा है। तो डिफरेंस इसका ही ज़्यादा आने वाला है, डिफरेंस इसका ही ज़्यादा आने वाला है। हम चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाए तो अच्छी बात है, वरना तो हमें पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, वरना तो हमें पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए 218 एक की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू निकाल लेते हैं आप लोग। 8 की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 218 × 8। ये किसी निकाल रहे हैं, हम डी का निकाल रहे हैं। तो सोल्व करना है आप लोग, 8 × 8 = 64, 6 बचेगा, 8 × 6 14, 1 बचेगा, 8 × 2 16 और 1 1744। वैसे यहाँ निकालोगे आप डी का मान निकालोगे तो 40 इंटू क्या कर दोगे आप लोग 15, 15 चौको 60, 600 रुपये आ गए, 600 रुपये आ गए। और इनका डिफरेंस कितना आ गया, देखिए डिफरेंस देखिए ना कितना आ रहा है, 1744 माइनस 600 करोगे आप लोग तो डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 4 4 17 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 11। तो 1144 रुपये जो है उसको क्या हुए हैं, कम मिले थे बाद में। ठीक है, गलती के कारण क्या हुआ, उसको कम मिलने चाहिए थे ज़्यादा, मिले कितने, गलती से कम मिल गए। तो ऑप्शन क्या है आपका सी ऑप्शन, यानी कि डी को क्या हुआ 1144 रुपये क्या मिल गए, कम मिल गए। तो आपका आंसर आ गया होगा, वरना तो आप पूरा सोल्व कर सकते हो, चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, 3 की 4 की निकालो, फिर अलग अलग डिफरेंस निकालो तो भी आ जाएगा आंसर। तो बाकी आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी नहीं कहेंगे इसको। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अच्छी है क्वेश्चनों की, तो आप इसको फटाफट कर पाओगे। वरना आपको थोड़ा सा सोचने में टाइम लग जाएगा कि इतने सारी वैल्यू निकालोगे, सोल्व करोगे तो आंसर टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या कर रहा है देखिए, पढ़ लीजिए आप लोग। 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर की हानि हुई, तो हानि का % बताइए। क्या कह रहा है,
72 वस्तुओं को बेचने पर उसको 8 की हानि हुई, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है आपका 72 है, और हानि कितने की हुई है, इसको जो लॉस हुआ वो हुआ कितने का 8 रुपये का। तो मुझे बताइए क्या इसका सेलिंग प्राइस जो होगा क्या वो 80 होना है क्या? पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया था। क्यों होना है? आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? SP प्लस लॉस, यही तो होता है। ये लॉस क्या होता है? CP का और SP का डिफरेंस होता है। तो बस लिख दिया मैंने फॉर्मूला, तो कितना हो गया 80 हो गया। और आपसे क्या पूछा है? आपसे बोला हानि का परसेंट, तो 8 रुपये की हानि हुई है, आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज निकालना है। तो 8 रुपये की हानि हुई है कितने पे? 80 पे। सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 8 से कट जाएगा 10 बार, 10% का क्या हो गया? लॉस हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समझाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। और ये क्वेश्चन भी आपके आता रहता है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू हमें क्या रखनी है, फटाफट आपके दिमाग में आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप वहाँ पे सोल्व करो या फिर आपको सोचने में जाए मैं 30 रखूँ 60 रखूँ क्या रखूँ, सोचना नहीं है। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें वैल्यू क्या रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपला, आपको दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या होगा। देखिए अब इसमें देखिए वैल्यू हम कैसे सोच पाएंगे, या तो इक्वेशन को आप सोल्व करो, सोल्व कर लेना आप लोग, 2 भागों में तोड़ोगे इसको तो आप लोग कर सकते हो, द्विघात समीकरण आप लोग निकाल लेना, इतना तो आपको आता होगा, ठीक है ना। तो देखिए वैल्यू कैसे रखेंगे हम लोग, देखिए मुझे बताइए क्या मैं थीटा का मान यहाँ पे 45 रख सकता हूँ क्या? अगर मैं थीटा का मान यहाँ 45 रखूँगा तो मुझे बताइए क्या ये वैल्यू रूट में आएगी क्या? और रूट में आएगी तो फिर हमें सोल्व करने में दिक्कत आएगी, तो थीटा का मान नहीं निकल पाएगा आपसे। भाई रूट में आएगी तो निकल पाएगा आपको, ठीक है। वैल्यू किस में आएगी? रूट में आएगी। तो मुझे आप लोग बताइए, और रूट में आएगी वैसे भी तो भी यहाँ बराबर 0 आ ही नहीं सकता किसी हाथ में। क्यों? ये तो स्क्वायर है, यहाँ कोई भी वैल्यू आएगी मान ली रूट में तो स्क्वायर हो गया, तो वो दे देगी एक इंटीजर दे देगी, तो वो यहाँ से तो आएगा नहीं रूट, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रूट आएगा, तो रूट तो कभी कटेगा ही नहीं वो, इसलिए क्या होगा इसका आंसर 0 भी आ नहीं पाएगा इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, इसका मुझे बताइए कोस के अंदर ऐसी वैल्यू कौन सी है जिसमें आंसर रूट में नहीं आता। तो आप कहोगे कि थीटा का मान अगर मैं 60 रख दूँ, थीटा का मान अगर मैं 60 डिग्री रख दूँ, तो थीटा का मान कोस थीटा कितना होता है आपका? कोस थीटा 60 जो होता है वो होता है 1/2। कोस 60 कितना होता है? 1/2। बस इतना सोल्व करना है, चेक भी नहीं करना आप लोगों, तो आपको तो इसमें डायरेक्ट रख देना है। तो चेक करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, चेक करके देख लो। 2 × 1/4 माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, सोल्व कर लो कितना आएगा? ये कट जाएगा 2 बार, और देखिए ये कितना बचेगा 5, और ये कितना बचेगा 5 में से गया तो 4/2, यानी 2 बचेगा, माइनस का 2 प्लस का 2 कितना आएगा? 0, वही आएगा। तो आप रख दो मान। अब मुझे बताइए कोसेक 60 का मान कितना होता है? कोसेक 60 का मान बताइए कितना होता है? 2/√3 होता नहीं होता? आपको वैल्यू रटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप याद करने के तुले हो, याद नहीं करनी है आपको, याद होनी चाहिए। कोट 60 का मान कितना होता है? 1/√3, तो कितना आ जाएगा 3/√3। सोल्व करोगे तो √3 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? √3। तो √3 आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था, इसमें तो आपको प्रैक्टिस जरूरत है वैल्यू की। बस ध्यान रखना वैल्यू ऐसी सोचनी है जहाँ रूट ना बने, बस ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। देखिए मैं आपको करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी एक बार। क्या कह रहा है देखिए, x + y + z की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 19, और x y z की वैल्यू दे रखी है 216, और xy + yz + zx इसकी वैल्यू दे रखी है 114। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है x³ + y³ + z³ + xyz। अब ये देख के कुछ स्टूडेंट घबरा जाएंगे, कैसे? बोलेंगे सर मैंने तो फॉर्मूला पढ़ा है x³ + y³ + z³ - 3xyz, मैंने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये प्लस xyz कहाँ से आ गया? अरे तो आप सोचो ना, आपको तो xyz की वैल्यू दे रखी है ना खुद ने, उसने, आपको चिंता क्यों कर रहे हो? आपको तो सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताइए इसका फॉर्मूला सबको याद होगा। देखिए x³ + y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है? x + y + z
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक तो फॉर्मूला ये होता है। एक इसका सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और इसी का एक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो 3 इसके फॉर्मूले हैं और आपको कौन सा लगाना है ये आपको खुद को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा ये चीज़ें। देखिए आपको एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की आपको वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यों, अगर आप ये लगाओगे तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो इसमें नहीं है, इसलिए आप लोग ये वाला लगाना फॉर्मूला। अब ये आप लगा लो, एक काम करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3 एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी रखी है आपको 216, तो 3 से गुणा कर दो, 3 से 18, 3 निकम 3 4, 3 दूनी 6 बराबर एक्स प्लस वाई जेड का होल क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है आपको देखिए 19, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो 19 का स्क्वायर 361 माइनस 3 एक्स वाई वाई जेड इसकी वैल्यू कितनी है 114, तो 3 से गुणा कर दो डायरेक्ट, 3 चौक 12, 3 निकम 3 और 1 4, 3 निकम 3। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 19 बचेगा। कितना बचेगा, ये 19 बचेगा। और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। और एक काम करो, अब 648 को इधर ले जाओ आप लोग, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो 361 प्लस 648 आप लोग सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए। 8 और 1 9, 4 और 6 10, 0 6 और 3 9 और 1 10, 1009 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपको आ गई, तो मुझे आप लोग बताइए इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, एक बार इसको मैं यहाँ ले जाऊँ तो मुझे आप लोग बताइए इसकी वैल्यू आपको कितनी आ गई 1009 प्लस एक्स वाई जेड कितना है 216। देखिए कुछ क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी अभी, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन था वो क्या है थोड़ा सा मतलब लास्ट की जो डिजिट थी वो रह गई थी थोड़ी सी, ठीक है ना। तो वो आप लोग सोल्व कर लोगे, आप लोग मुझे बताया कोई मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था, मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए थे, लेकिन वीडियो क्या होगा डिलीट हो गई, तो मैं वापस 3 क्वेश्चन रह रहे हैं वापस करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका देखिए 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 बराबर रखा 0। और आपसे क्या बोला है कि 14x माइनस 5y इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकाल पाओगे देखिए आप लोग। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे आप लोग बताइए पहले तो कि a प्लस बी का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं बीच में लिखा है मैंने जानबूझ के इसको, ठीक है। अब इस 2ab का मतलब क्या होता है, 2 आपके फॉर्मूले में आता है और इंटू ए क्या होता है आपकी फर्स्ट संख्या का स्क्वायर, बी क्या होता है सेकंड संख्या का स्क्वायर। वैसे अगर आप इस संख्या को गौर से देखो, इस संख्या को अगर आप गौर से देखो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2x इंटू वाई। अगर मैंने 2 इंटू 2x इंटू वाई लिखा है तो मुझे बताइए ये संख्या आपकी 2 हो गई, ये संख्या a हो गई, ये b हो गई, तो मुझे इसका स्क्वायर चाहिए क्या, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। और इसका स्क्वायर कितना होता है 4x स्क्वायर। आप बोलोगे सर मैं 2 को यहाँ भी ले सकता हूँ y के साथ में, तो ये 2y तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको 4y स्क्वायर चाहिएगा, जो 4y स्क्वायर हमारे पास है नहीं, लेकिन x स्क्वायर के अंदर हमारे पास है 4। तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 12x, ठीक है ना। और अब बचा क्या 4x स्क्वायर बचा, इसको ले लेंगे हम साथ में किसके 12x के। गलती कर दी क्या मैंने, यहाँ लिखेंगे 4xy, ठीक है ना, क्योंकि साथ में इसके लेंगे ना स्क्वायर, तो इसका बनेगा आपका तो 4x स्क्वायर और माइनस का 12x और प्लस का 9 बराबर 0, ठीक है। सोल्व करोगे आप लोग क्या आएगा, ये 2x माइनस का y, 2x माइनस का y का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। अगर किसी भी दो स्क्वायर का सम अगर 0 है तो ध्यान रखना वो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा।
तभी पॉसिबल है ये चीज़ वैल्यू, ठीक है ना। ये पूरा टर्म जीरो होगा, ये जीरो होगा, तभी टोटल जीरो आ सकता है पहली बात तो, ठीक है ना। देखिए अगर ये टोटल जीरो है तो 2x माइनस वाई बराबर जीरो हो जाएगा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि y बराबर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 3y2, और x का मान अगर 3y2 है तो मुझे बताइए y तो उसका डबल है, और डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 3, y का मान 3 आ गया। और आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि 14x माइनस 5y, यहाँ रख दो वैल्यू। 14x की वैल्यू कितनी है 3y2, और माइनस का 5 की वैल्यू कितनी है 3y की। सोल्व कर लेना, ये कट जाएगा 21 माइनस का 15 यानी कि 6, तो 6 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को। आपको चेक क्या करना है, मैंने 4xy को पकड़ लिया, अब मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 तो मैंने निकाल लिया बाहर, अब बचा क्या 2x और y, तो मैं 2 को y के साथ तो नहीं सकता क्योंकि मुझे फिर 4y² चाहिए, तो 4y² मेरे पास नहीं है, लेकिन 2 को जैसे मैंने x के साथ में लिया तो क्या होगा इसका स्क्वायर 4x², और 4x² अपने इसमें से ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया 4x² y² और माइनस का 4y, इसको मैंने एक जगह लिख लिया, बाकी बचे हुए एक जगह लिख लिया, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, ये बन गया इसका फॉर्मूला, x y की वैल्यू निकाल दी और उसमें रख दी और आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्या मैं वीडियो में अकेला ही बना रहा हूँ तो मेरे पास है नहीं, तो अभी मैंने वीडियो ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए थे, ये क्या क्वेश्चन क्या है डिलीट हो गए थे, तो वापस बना रहा हूँ मैं अकेला ही हूँ, क्या करूँ, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोग आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन है आपका त्रिभुज ABC है आपका, इसकी भुजाएं हैं AB व AC, इसको D और E तक बढ़ाया गया है, जो बिंदु कहाँ मिलती हैं बढ़ाया जाता है, ठीक है। और CBD और BC के समद्विभाजक P पर मिलते हैं और एंगल दे रहा है 72, P की मैं बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो ये, आपका ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है AB और C, इसने क्या किया है AB व AC को आगे बढ़ा दिया, AB व AC को आगे बढ़ा दिया और इसको नाम दिया है D, इसको नाम दिया है E। अब इसने क्या किया है CBD है ना, CBD इसका समद्विभाजक और BCE इसका समद्विभाजक जो है वो P पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं, ये इसने बोला है कि हमसे, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि जो इसका एंगल जो होगा ये वाला एंगल होगा CPB, या फिर P जो एंगल होगा वो आपसे पूछा है, तो मुझे बताइए ये एंगल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 72, ये एंगल आपको 72 दे रखा है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस A/2 होगा क्या, ये मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। मेरी आप लोग एक का करना ट्रायंगल की मेरी वीडियो देखना, उसके मैंने के अंदर मैं आपको ये भी बताया है कि ये फॉर्मूला आए कैसे, ये फॉर्मूले आए कैसे, कैसे इनको ड्राइव किए मैंने, वो मैंने आपको बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, तो मेरी आप ट्रायंगल की वीडियो को जाकर जरूर देखना एक बार, ठीक है ना। तो सोल्व करोगे आप लोग कितना आएगा 90 माइनस एक आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 36, सोल्व करोगे तो कितना बचेगा ये 54, तो 54 डिग्री आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपसे ये पूछ ले, अगर इसका इंटीरियर बाइसेक्टर पूछ ले बी और सी का, तो ये कितना होता है आपका 90 प्लस A/2, ठीक है ना, ये भी आप लोग याद रखना। सब चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है, आप लोग एक बार देखना मेरी वीडियो जाके एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ सकते हो, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है आपका 1037 सॉरी इधर 1013 भी है, 1013 1037 1045 और 1053 और 1077 बटे 2 कोसेक स्क्वायर 60 और कोस स्क्वायर 60 माइनस 3 कोस 60 प्लस 2। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझाता हूँ बेसिक। अगर आपके पास पता है कि θ1 और θ2 का मान, θ1 प्लस θ2 का मान अगर आपका सम करने पर 90 आ रहा है, सम करने पर 90 आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि θ1 बराबर 90 माइनस θ2 लिख सकता हूँ। देखिए वैसे अगर मैं बात करूँ 1013
tan 13 आपको दे रखा है, मान लीजिए मैंने θ1 मान लिया, और tan 77 की बात करूँ क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 90 है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ tan 90 माइनस 30 ले सकता हूँ। अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है ना। तो बात तो एक ही है ना, ये बात तो एक ही है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ cot 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, तो tan 77 की वैल्यू कितनी आ गई cot 13 आ गई। और आप लोग मुझे बताइए अगर आप tan 13 इंटू cot 13 करोगे तो क्या इसका मान 1 ही आना है क्या। तो इससे आप लोग ये ध्यान रखना, जब भी दो संख्याएं, जब भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो tan A tan B इनका मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना। सॉरी tan A नहीं, दो समय है तो ध्यान रखना, हाँ tan A और tan B 1 होगा, या फिर tan A cot B जो भी होगा आपका वो 1 होगा। दोनों एंगल सेम होना चाहिए, ये भी 13 है तो ये भी 13 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसका और इसका सम कितना है आपका 90 है क्या, इसका और सम का 90 है तो इसका मान हो गया 1। वैसे ही इसका और इसका सम कितना है 90 है, इसका भी मान हो गया 1, और इसका मान तो 1 होता है, ये tan 45 का, तो ऊपर तो बन गया 1। नीचे बात करें तो 2 इंटू कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो 4/3। कोसेक 60 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस 3 इंटू 1/2 होता है कोसेक 60 का मान, प्लस 2। इसको आप लोग सोल्व करना एक बार, 1 ये जाएगा 8/3, ठीक है ना। और इसको आप लोग सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका, इसमें से मान करेंगे ये जाएगा 3/4, ये कितना बचेगा 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ये 2 बार, तो आ जाएगा 1/2। 1/2 आपका एकदम सही आंसर है, डी ऑप्शन एक बार एकदम सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। तो आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। और एक चीज़ रखना, ये जो मैंने आपको सीरीज चलाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके जो CGL या CHSL में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके प्रिया मेंस के अंदर, वो इसी टाइप के आने वाले हैं, आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करना इसको, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे इस सीरीज़ को तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैं TCS पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट तो करना ही करना है, और जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।